जीएस फॉर ऑरले के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आइए सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय को देखते हैं। यह वह काल है जब भारत पर, खासकर बिहार, बंगाल और असम के क्षेत्रों पर उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। क्षेत्रीय शासक सिमटते जा रहे थे। तो उसी में आप देखिए, एक पाल वंश आए, फिर सेन वंश, फिर कश्मीर के कुछ राजवंश हैं और कामरूप यानी वर्मन वंश को देखेंगे या अहोम राज्य का इतिहास देखा जाएगा इसमें। तो आइए पहला देखते हैं, पाल वंश 750 से लेकर 1070 एडी तक का ये इतिहास है। तो पाल वंश का जो क्षेत्र है वह बिहार और बंगाल मुख्यतः रहता है। बाद में यह असम तक के प्रदेश को विजित कर लिया जाता है, जिसको उस समय कामरूप प्रदेश कहा जाता था। तो देखिए, संस्थापक इसके गोपाल हैं और यह गौड़ प्रदेश है। बंगाल को गौड़ प्रदेश कहा जाता है, जो बिहार और बंगाल मुख्यतः से क्षेत्र है। और इसकी राजधानी, जैसे जानते हैं कि बिहार के मुंगेर अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है, वो इसकी राजधानी थी। और गौड़ प्रदेश के प्रजा द्वारा चुना गया शासक है। यह पहले शासक हैं जो कि जनता के द्वारा मनोनीत किए गए हैं मध्यकाल में। तो यहाँ पे देखिए, गौड़ प्रदेश में मत्स्य न्याय की स्थिति व्याप्त थी, यानी यहाँ अराजकता की स्थिति कही जा सकती है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो जंगल राज था। तो इसी स्थिति में लोगों ने गोपाल को गद्दी पर बैठाया। और देखिए, सेन वंश के संस्थापक के रूप में हम सामंत सेन का नाम जानते हैं, जो कि पाल वंश के पतन के पश्चात गौड़ प्रदेश यानी बंगाल पर ही शासन किए। इसको देखिए ध्यान से, आगे हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर के प्रमुख राजवंश में जो थोड़े थोड़े समय के लिए हुए, तो कारकोट वंश यानी इसके संस्थापक दुर्लभ वर्मन, उत्पल वंश इसके संस्थापक अवंती वर्मन, और लोहार वंश यानी संग्राम राज इसके संस्थापक थे। तो संस्थापक के ध्यान में रखिए, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और आगे देखिए, कामरूप का वर्मन वंश, तो ये क्या है कि 3rd या 4th सेंचुरी में वर्मन वंश था। और 4th सेंचुरी जाते जाते प्रसिद्ध शासक इसके थे पुष्य वर्मन, और अंतिम शासक देखा जाए तो भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन की मृत्यु हो जाती है और साल स्तंभ एक व्यक्ति है वहां, वो सत्ता संभालते हैं। और उसके बाद साल स्तंभ के बाद देखा जाए तो इस क्षेत्र पर पाल वंश का ही शासन हो जाता है। उसके बाद जो है, अगर देखा जाए तो एक ब्रह्मपाल शासक होते हैं वहां पर। और ब्रह्मपाल जो है, उन्होंने ही इसकी राजधानी जो है गुवाहाटी बनाई थी। ध्यान रखिएगा, उस समय इसका नाम था दुर्जय। गुवाहाटी का नाम पहले था, पूर्व नाम दुर्जय, और गुवाहाटी को ही उसने राजधानी बनाई थी। और उसके बाद कोई असम में अज्ञात शासक है, जिसके इतिहासकार निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से वो शासक थे, जिसने बख्तियार खिलजी के आक्रमण को विफल कर दिया था। वहां की प्रजा ने, मतलब राजा का साथ देते हुए, बख्तियार खिलजी के चारे और भोजन को जला दिया था, जिसके कारण वहां कहा जाता है 10,000 घुड़सवार में से मात्र 100 भी नहीं बच पाए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इस 13th सेंचुरी की बात है ये। और उसके बाद 13th सेंचुरी में ही सान जनजाति, यानी असम में रहने वाली एक सान जनजाति है, उसकी एक शाखा जो थी वो अहोम राज्य का गठन करती है, जिसके नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम असम पड़ता है। तो ये हमें एक संक्षिप्त जाने इसके विषय में कि कौन कौन से शासक वहां अपना योगदान दिए हैं। अब आइए एक एक करके हम सबको देखें। पहले हम पाल वंश को देखते हैं कि शासकों को देखा जाए। आप जानते हैं कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और यह बिहार के मुंगेर क्षेत्र में इनकी राजधानी थी। और यह 750 ईस्वी के करीब यह वंश स्थापित हुआ था। जैसा कि आप जाने कि गौड़ क्षेत्र में गोपाल को शासक बनाया गया था जनता के द्वारा। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के अलावा अगर देखा जाए तो जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म और संबंधित जो भी प्रचलित संप्रदाय थे, उसकी भी कला के विकास में इन्होंने योगदान दिया। और पाल काली ने जितने भी कला का विकास हुआ, उसको पाल कला के रूप में हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पाल जो कला है वो पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी इसी क्षेत्र में। अब आगे देखिए, यहाँ गोपाल जो शासक थे, उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो ओदंतपुरी आप जानते हैं कहाँ है, जिला नालंदा बिहार में स्थित है ओदंतपुरी।
तो इससे यह गोपाल के द्वारा बनाया गया एक विद्यालय था जिसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। तथ्य और जानिए कि ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था, जबकि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था, जो संस्थापक थे इसके। और एक और तथ्य देखिए, देवपाल ने ही जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक के बालदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 ग्राम दान में दिए थे। मतलब कि राजस्व से नालंदा के महाविहार जिसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? शैलेंद्र वंशीय शासक ने बलदेव पुत्र के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और इसकी अनुमति किसने दी थी? देवपाल ने प्रदान की थी, ये ध्यान में रखिएगा। और एक गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ है। तो गौड़ी रीति हिंदी साहित्य में एक ऐसी विधि है जिसमें वीर रस या शत्रु में भय उत्पन्न करने के लिए साहित्य का सृजन किया जाता था। तो भय, इसमें क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा क्लिष्ट शब्द का प्रयोग होता था और सामासिक पदों का प्रयोग होता था। देखिए, एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं इसमें, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे। देखिए, कोदंड धुनि अति चंड सुनी मनुजात सब मारुत ग्रसे। इसका अर्थ ये हुआ कि रघुपति यानी श्री राम भय के समय यानी शत्रु दल पर भय दिखाने के लिए वो काफी क्रुद्ध हो गए, और युद्ध में उनके विरुद्ध यानी शत्रु दल के विरुद्ध उनकी जो वाण थी वह तर्कस से निकलने के लिए कसमसाने लगे। देखिए, त्रोण साय के कसमसे यानी कसमसाने लगे। कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मतलब कोदंड मतलब होता है धनुष। आप जानते हैं आदित्य प्रथम ने चोल शासक कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कोदंड मतलब होता है धनुष। तो कोदंड धुनि अति चंड सुनी मतलब धनुष की जो पटंचना चढ़ी थी, तीर उस पर चढ़ा था, उसके आवाज से, देख रहे हैं, अति चंड सुनी, उसके आवाज से जो मनुजात थे, मतलब क्या, राक्षस थे, मनु को मारने वाले, मनुष्य को का भक्षण करने वाले जो राक्षस है, सब मारुत ग्रसे मतलब सब में हवा घुस गई, मतलब वायु ग्रसित हो गए, वो मतलब वो काफी भयभीत हो गए। तो देखिए, ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको बताया गया कि गौड़ी रीति क्या है। तो गौड़ी रीति हिंदी काव्य के यही अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए, कोदंड धुनि अति चंड सुनी मनुजात, ये सब समासिक पद है। और देखिए, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, ये सब जितना अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये गौड़ी रीति का साहित्य का विकास पाल शासकों के समय काफी चरम पर था। आइए पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल को देखा जाए। तो पाल वंश में कहा जाता है इन्हें प्रतापी शासक कहा जाता है। देखिए, पाल वंश का सबसे महान शासक है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष आप बिहार के भागलपुर जिले में देख सकते हैं। और एक कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासकों की ओर से पहली बार धर्मपाल ही शामिल हुए थे, ध्यान में रखिएगा इसको। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन की जो राजधानी कन्नौज थी, जो कि यूपी में स्थित है, और उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। कहने का मतलब है कि भारत में उस समय यह स्थिति थी कि जिसके पास से कन्नौज का क्षेत्र वह शक्तिशाली शासक माना जाएगा। तो दक्षिण से राष्ट्रकूट शासक है, और गुर्जर प्रतिहार जो है गुजरात के क्षेत्र से, और पाल शासक बिहार बंगाल के क्षेत्र से। सभी यूपी के इस कन्नौज वाले क्षेत्र पर अधिकार जमाने की चेष्टा करते हैं और अपने प्रतिनिधि को वहां बैठाते हैं। तो इसी में देखिए, इसी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल के बीच कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जो कि अगले 100 वर्षों तक चलता रहा था। तो पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिए वो धर्मपाल थे, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ गुजराती कवि सोठल है एक, जिसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि प्रदान की थी। और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। और सोमपुर यह वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश का नवगांव जिले में सोमपुर है। या उस समय के बौद्ध विहार या विश्वविद्यालय को देखें तो एक बार इसको देख लीजिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना गोपाल के द्वारा कराई गई थी, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में यानी बिहार राज्य के नालंदा
जिला के बिहार शरीफ में स्थित है, ध्यान रखिए इसको। उदंतपुरी बौद्ध मठ जो है देवपाल के द्वारा बनवाई गई थी, यह भी बिहार शरीफ में ही है। और विक्रमशिला महाविहार जो है धर्मपाल के द्वारा बनाई गई थी, यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और सोमापुर विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी, और जो कि नवगांव जिला बांग्लादेश में। तो ये भारत के बाहर है, बाकी सब भारत में अवस्थित है। तो इस प्रकार आप पाल वंश के प्रमुख शासक के विषय में जानकारी प्राप्त किए।